हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस दरबार। और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूँगी कि न्यूज़पेपर के जो न्यूज़ हैं उसको आप लोग देख लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आज COP26 के ऊपर काफ़ी डिटेल में चर्चा की गई है, क्योंकि ये मीटिंग स्टार्ट हो गई है और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या इश्यूज़ हैं, कैसे इस पे काम किया जाए, इसको लेकर के दो आर्टिकल हैं। तो हम पूरा दोनों ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे सो दैट ये जो टॉपिक है पूरा कवर हो जाए। सिलेबस में ये कहाँ पर आएगा? जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट है, पूरा मेंशन एनवायरनमेंट, वहाँ पर भी हम इसको रख सकते हैं। इसके अलावा आप आईआर में भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मेजरली ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ठीक है ना, जीएस पेपर 3 का। तो एक बार मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया है, अभी जब से हमने दोबारा से डिस्कशन को स्टार्ट किया है कॉप के बारे में, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में। मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये आपका स्टार्ट हुआ है यूएनएफ ट्रिपल सी से, है ना। यूएनएफ ट्रिपल सी कहाँ पे इमर्ज हुआ है? आपको याद होगा जब अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट 1992 में, वहीं से ये इमर्ज होता है यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। और इसमें पूरा ये डिस्कशन होता है कि एनवायरनमेंट पर क्या परेशानी आ रही है, क्लाइमेट क्राइसिस किस तरीके से बढ़ रहा है, उसको ओवरकम कैसे किया जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है, कोई एक देश तो इसमें काम करने से ऐसा नहीं होगा कि क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा। लेकिन अगर कुछ नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ मिल जाएं आपस में, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ मिल जाएं, तो ये हो सकता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मैड्रिड में COP25 हुआ था, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैड्रिड है। मैड्रिड में COP25 हुआ था। वह वो काफ़ी हद तक फेल माना गया। जनरली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है उसमें जो भी एजेंडा होता है उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन COP25 जो मैड्रिड का था वो एक ऐसा कॉन्फ्रेंस था जहाँ जिसको कि ऑलमोस्ट फेल माना गया था। एक तो कोविड क्राइसिस उस समय में था, एंड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग द रूल्स ऑफ द पेरिस पैक्ट despite going over time by almost 2 days had shown a light on the disconnect between the global climate diplomacy and the imperative to bring down greenhouse gas emission. देखिए, पेरिस पैक्ट लागू होना था 2020 के बाद से, है ना। पेरिस पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस पैक्ट ये आप लोग पूरा पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में। तो कॉप, यूएनएफ ट्रिपल सी और ये पेरिस पैक्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बात हुई थी कि ये लागू हो जाएगा 2020 के बाद से, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। जीएचजी जो है, ग्रीन हाउस गैसेस, उसके एमिशन को कम करना है। ग्रीन हाउस गैसेस, कई सारे गैसेस होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके एमिशन को कैसे कम किया जाए, इस पर एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बात होनी है, एक्शन लेना है ताकि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो जाए। तो अभी ये है, टारगेट ये है कि जो अगला कॉप हो रहा है, यानी जो ग्लासगो में हो रहा है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके जो भी सोचा है लोगों ने। एंड द लेटर हैव स्टोन वॉल अटेम्प्ट्स टू अलाउ द ट्रांजिशन ऑफ कार्बन क्रेडिट। तो देखिए, पेरिस पैक्ट में कुछ ऐसे कानून आए थे जिसमें कि कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया था कि जो लोग अपने यहाँ पे एमिशन कम कर रहे हैं और कहीं पर एमिशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो लोग आपस में एक तालमेल कर सकते हैं। मतलब कि आप एक क्रेडिट के तौर पर एक प्रूफ बेच सकते हो, या आप खरीद सकते हो कि हाँ, मेरे पास इतने पॉइंट्स हैं कि मैंने कार्बन क्रेडिट खरीद लिया। इसका मतलब है कि मैंने कहीं पर एमिशन कम करने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। तो ये सब है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है बिकॉज इसमें काफ़ी डिबेट चल गया है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर काफ़ी एमिशन होता है कार्बन का, दूसरी तरफ वो लोग ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। तो अगर वो अपना काम रोक देते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का या बाकी का, तो उनका काम तो चल जाएगा, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी इमर्ज हो रहे हैं, इमर्जिंग नेशंस हैं, वो अपना काम कैसे रोक दें, क्योंकि उनको भी तो डेवलप्ड बनना है।
तो इसको लेकर के जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल ये सब जो क्रंचेस आते हैं, इसका कमिटमेंट किया था कि डेवलप्ड कंट्री ने कि हम ये सब फैसिलिटीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को दे देंगे सो दैट वहाँ पे एमिशन ना हो और डेवलपमेंट भी होता रहे। लेकिन ऑब्वियसली इतना आसानी से तो कोई ये मानता नहीं है, जिसको लेकर के प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। और अब वेदर का जो कंडीशन है वो लगातार अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है, सभी के सामने दिक्कतें आ रही है, एनर्जी क्राइसिस बहुत हो गया है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई है और उसके अकॉर्डिंगली देखिए 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने वाला है क्लाइमेट अगले 2 दशक में, ऐसा इनका रिपोर्ट आईपीसीसी की रिपोर्ट है। और इसी पर ये पूरा डिबेट चल रहा है कि कैसे इसको कम करें, और इसके लिए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का भी कॉन्सेप्ट आया था। इसको वॉलंटरी लेवल पर सारे देशों ने अपनाया था कि हाँ, हम अपने यहाँ पर जो भी टारगेट लेंगे उसको पूरा करेंगे ताकि जो टेम्परेचर है वो राइज ना होने पाए। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जो टारगेट्स हैं, एम्बिशंस हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। 2026 का ये टारगेट है कि अभी जब सारे देश मिलें तो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन पर जो कमिटमेंट्स हैं उसको पूरा करें, उस पर नए सिरे से बात हो। और जो 130 देश हैं अगर वो मिलके कमिटमेंट कर लेते हैं, और जो इशू भी चल रहा है पेरिस पैक्ट वाला कि डेवलप्ड नेशंस नहीं मान रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंडीशंस को, उसको फिर से बनाने की कोशिश की जा सकती है। तो इन शॉर्ट COP26 को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश चल रही है, और इंडिया भी उनमें से ऑब्वियसली क्लाइमेट जस्टिस को लेकर काफ़ी ज़्यादा फाइट करता रहता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। अगला आर्टिकल क्लाइमेट ऑफ होप सेम टॉपिक के ऊपर है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो देख लेंगे हम लोग। ये भी GS पेपर 3 में आ जाएगा। ये बड़ा सा आर्टिकल है, देखिए इसमें क्या कहा गया है। दैट यूनाइटेड नेशंस सून कन्वीन इट्स 26 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, COP26 अभी होने वाला है। और इसके ऊपर जो अलार्मिंग कंडीशन बन गई है आईपीसीसी की रिपोर्ट के बाद, आईपीसीसी का देखिए फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उनका जो रिपोर्ट आया उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच गई है हर तरफ, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गए हैं, है ना। एंड दिस एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स यूएन निगोशिएटिंग प्रोसेस। तो इस पूरे में कई सारे देश होते हैं जो आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और COP26 प्रेजेंट्स नथिंग लेस देन अ ग्लोबल रेकनिंग ऑन द क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शंस को यहाँ पे कैसे लेना है, वही सेम बातें, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, जो निगोशिएशन पेरिस एग्रीमेंट में हुए हैं, पेरिस पैक्ट में हुए हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाए, है ना। तो अगर किसी को नहीं पता है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में तो एक बार आप कोशिश करें, पढ़ लें अलग से, है ना। थोड़ा और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पेरिस पैक्ट मैंने हल्का सा बताने की कोशिश की है, बट जिनको बिल्कुल नहीं पता है वो शायद ठीक से ना समझ पाए हों। तो एक बार पेरिस एग्रीमेंट को पढ़ ज़रूर लेंगे अपने आप, ठीक है। एंड मोस्ट निगोशिएटर्स हैव नॉट मेट इन पर्सन फॉर 2 years, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द यूजुअल प्रिपरेटरी वर्क। क्योंकि अभी कोविड था, कोविड के समय में कोई ऐसी ऑफलाइन बैठक तो हुई नहीं, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही मीटिंग और वर्चुअल मीटिंग्स हो पाई। तो उसमें भी वो चीज़ नहीं आ पाता है, वो परफेक्शन नहीं आ पाया था। और अब हालांकि सब लोग मिलके बातचीत कर रहे हैं, तो देखिए इसका क्या इम्पैक्ट होता है। COP26 फेसेस अ मच हायर हर्डल। अभी कह रहे हैं कि COP26 का अपना हर्डल है ना। जो रिपोर्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है आईपीसीसी की, that released in August, that unequivocal evidence that human influence has warmed the atmosphere। तो ये जो एटमॉस्फेयर इतना वार्म हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? ऑब्वियसली एंथ्रोपोजेनिक रीज़न है, ह्यूमन का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, इसकी वजह से टेम्परेचर्स भी बढ़ रहे हैं, जो कि अब नेचर अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। अब इसकी वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने से सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल के राइज होने से जो देश, जो आइलैंड्स कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो सी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनके हैबिटेट पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ गया है, राइट। तो एक के बाद एक चैलेंजेस जो हैं सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। और जो स्मॉल आइलैंड नेशंस है खास करके, या लो लाइंग रीजन्स हैं, उनमें इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज का। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हर तरफ से डिज़ास्टर है। दैट इज़ एक्सपोजर ऑफ फ्लडिंग, फ्लड हो ना हो, या फिर लैंडस्लाइड हो, साइक्लोन हो, बिकॉज
भारत की आपको फिजियोग्राफी पता ही है कि यहाँ पे हिमालय भी है, तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी भी है। तो ये सब की वजह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है अभी। आप देखिए हाल ही में केरला का फ्लड हो गया, आसाम में फ्लड, और उत्तराखंड में जिस तरीके से बार बार लैंडस्लाइड होती है, फ्लड क्रिएट हो रहा है। और दूसरा ये जो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन को एनडीसी भी कहा जाता है, एनडीसी का टारगेट लिया था सारे देशों ने कि हम इसको पूरा करेंगे। भारत का भी अपना एनडीसी टारगेट है कि कैसे हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे, रीनेबल एनर्जी को बढ़ाएंगे, ये सब हमारा एनडीसी टारगेट है। तो अभी फ़िलहाल ये कहते हैं इस आर्टिकल में दैट द ब्राज़ील्स न्यूली सबमिटेड प्लान नाउ फेसेस अ कोर्ट चैलेंज। अब ब्राज़ील में एक नया प्लान सबमिट किया गया है, उसमें काफ़ी इशू क्रिएट हो गया है। इंडिया ऑन ट्रैक टू सरपास इट्स करंट कंट्रीब्यूशन will reportedly announce on updated plan during COP26। तो अब इंडिया COP26 में देखिए अपना क्या नया अनाउंसमेंट कर, बिकॉज मोदी जी का तो पूरा एजेंडा ही था कि इसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रॉपर बात करनी है ना। इवन G20 के मीटिंग में भी वो क्लाइमेट चेंज पर बात करने वाले हैं। सो द टोटल GHG emission level in 2030 will be 15.9% above the 2010 level। तो जो 2010 के लेवल से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है जो आपका ये GHG का एमिशन है, और इसी को कैसे कम किया जाए 2030 तक का, इसके ऊपर बातचीत होगी। जो प्रोडिक्शंस हैं दैट इज़ 45% बिलो 2010। ये टारगेट्स हैं जो लिए जा रहे हैं कि इतना एमिशन कम करेंगे, क्या करेंगे। UNEP गैप रिपोर्ट आती है, ठीक है ना। UNEP गैप रिपोर्ट 2021 की जो आई है दैट एस्टिमेट द करंट कंट्रीब्यूशन विल लीड टू अ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 2.7 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, जो अभी तक आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उससे टेम्परेचर इंक्रीज 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये गैप रिपोर्ट मतलब लगातार अलार्मिंग सिचुएशंस जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से बताया जा रहा है, हर रिपोर्ट्स की तरफ से बताया जा रहा है। और तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि आपस में मिल करके बात करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थोड़ा टाइम कम था इसकी वजह से और न्यूज़ को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँ कि आप न्यूज़, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देख लें। न्यूज़ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है ये जानने के लिए सिलेबस से जोड़ें कि ये जो न्यूज़ है ये सिलेबस में कहाँ पर ऐड हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस में कहीं भी ऐड नहीं हो सकता, इससे क्वेश्चन यूपीएससी बिल्कुल नहीं पूछने वाली है, तो ऐसे न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होंगे हमारे लिए और हमें उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टाडिंग।